नमस्कार। आज हम ज़ेनसा टेक्नोलॉजीज पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हाल का प्रदर्शन कैसा रहा, बाजार में क्या स्थिति है? जी, हमारे पास काफी कुछ है देखने के लिए। Q4 FY25 की अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रेंड लाइन की स्टॉक रिपोर्ट और हाँ, 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी, मोतीलाल ओसवाल और IDBI कैपिटल की। बिल्कुल। तो मकसद यही है कि इन सबसे ज़रूरी बातें निकालें। Q4 के नतीजे, आगे क्या दिख रहा है, स्टॉक का हाल और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। हाँ, ताकि ज़ेनसार की एक साफ तस्वीर बन सके। चलिए शुरू करते हैं। तो चौथी तिमाही Q4 FY25 कंपनी के लिए ठीक ठाक रही लगता है। राजस्व $156.8 मिलियन। हाँ, और ये पिछली तिमाही से कांस्टेंट करेंसी में 0.9% ज्यादा है। अच्छा, ये कांस्टेंट करेंसी मतलब अगर हम करेंसी के उतार चढ़ाव का असर हटा दें बिल्कुल सही। तो असल बिजनेस ग्रोथ इतनी थी। और पूरे साल का देखें तो $624.5 मिलियन रेवेन्यू, जो पिछले साल से 5.4% ज्यादा है। और ऑर्डर बुक वो मुझे काफी दिलचस्प लगी। हाँ, वो वाकई मजबूत है। लगातार तीसरी तिमाही $200 मिलियन के पार। Q4 में तो $213.5 मिलियन पहुंच गई। तीसरी तिमाही लगातार। जी हाँ, और ये साल दर साल 17.6% की जबरदस्त बढ़त है। ये दिखाता है कि क्लाइंट्स का भरोसा है, खासकर BFSI सेगमेंट में। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। हाँ, वहाँ 3.4% की तिमाही ग्रोथ दिखी। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर में थोड़ी नरमी आई, गिरावट थी वहाँ। कितना लगभग? मैन्युफैक्चरिंग में 2.6% और हेल्थ केयर में 1.4% की तिमाही गिरावट। और कंपनी AI पे भी बड़ा दाव लगा रही है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, अपनी आधी से ज्यादा वर्कफोर्स को AI या जेन AI में ट्रेनिंग दे चुके हैं वो। और AI प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन भी बढ़ रही है। हाँ, पाइपलाइन मजबूत हो रही है। एक उदाहरण भी दिया था उन्होंने कॉल में। हाँ, वो रिटेलर वाला। वही JAI यूज करके एक अमेरिकी रिटेलर के लिए TCO यानी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप 40% कम कर दी। 40%। और टाइम टू मार्केट वो 50% तक कम कर दिया, आधा। तो ये तो सीधा सीधा फायदा है क्लाइंट्स के लिए। पैसा और समय दोनों बच रहा है। निश्चित रूप से। और शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी खबर है। डिविडेंड की बात कर रहे हैं आप? जी, बोर्ड ने डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ाने का फैसला किया है। पहले जो 26-35% के बीच रहता था पिछले 5 सालों में, उसे अब 40-50% तक ले जाने का इरादा है। और FY25 के लिए ₹11 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड भी प्रस्तावित है। तो कुल मिला के FY25 का ₹13 हो गया। हाँ, कुल ₹13 प्रति शेयर। ठीक है, तो कंपनी की तरफ से तो चीजें ठीक लग रही हैं। अब जरा स्टॉक पर आते हैं। ट्रेंड लाइन की रिपोर्ट 1 जुलाई की क्या कहती है? उस रिपोर्ट के हिसाब से शेयर $841.75 पर था। ट्रेंड लाइन का DVM स्कोर देखें तो मिला जुला है। DVM मतलब? ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम। ड्यूरेबिलिटी 45 है, मतलब मीडियम। वैल्यूएशन 36, मतलब थोड़ा महंगा लग रहा है शेयर। अच्छा। और मोमेंटम 57, जो कि टेक्निकली न्यूट्रल है, मतलब ना बहुत तेजी ना मंदी। लेकिन विश्लेषकों का औसत लक्ष्य वो तो ₹787 है, जो मौजूदा कीमत से कम है। हाँ, ये दिलचस्प है। टारगेट प्राइस कम है, लेकिन फिर भी आम सहमति बाई की है, खरीदने की सलाह। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। टारगेट कम, फिर भी खरीदें, क्यों भला? हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हो सकता है कुछ एनालिस्ट लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को ज्यादा देख रहे हो। कुछ और आंकड़े देखें तो शायद तस्वीर और साफ हो जाए। जैसे PE रेशियो TTM 29:4 है, इंडस्ट्री के औसत से थोड़ा ज्यादा। मतलब बाजार शायद भविष्य में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है। और ROE? रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है। ये इंडस्ट्री मीडियन से बेहतर है। ये अच्छा संकेत है। लेकिन कुछ चिंता की बात भी थी शायद। हाँ, नेट प्रॉफिट TTM ग्रोथ -2.3% है, नेगेटिव है। और ट्रेंड लाइन की चेकलिस्ट में 20 में से सिर्फ 12 क्राइटेरिया ही पास हुए हैं। कमजोरियां क्या है? मुख्य रूप से लगातार प्रॉफिट ग्रोथ की कमी और नेगेटिव नेट कैश फ्लो, मतलब कंपनी के पास खर्चे के बाद नकदी कम बच रही है। तो स्टॉक की तस्वीर वाकई मिली जुली है और विश्लेषकों की राय में भी ये दिखता होगा। बिल्कुल। मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल रेटिंग दी है ₹740 के टारगेट प्राइस के साथ। उनका क्या कहना है? वो मानते हैं कि प्रदर्शन ठीक था, लेकिन हाईटेक वर्टिकल में जो नरमी है वो FY26 की ग्रोथ को धीमा कर सकती है। और मार्जिन? उन्हें लगता है मार्जिन 15-16% के आसपास रहेगा और कंपनी मुनाफे को वापस ग्रोथ में लगाएगी। और दूसरी तरफ IDBI कैपिटल, उनकी राय अलग है। हाँ, वो ज्यादा आशावादी हैं। उन्होंने रेटिंग होल्ड से बाई कर दी है। टारगेट प्राइस ₹810। अच्छा, उन्होंने रेटिंग अपग्रेड की है। जी, वो मजबूत डील जीत और AI पर कंपनी के फोकस को काफी पॉजिटिव मान रहे हैं। लेकिन हाँ, दोनों ही फर्म मानती हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक अनिश्चितता बनी हुई है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में। सही कहा।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अनिश्चितता ज्यादा है। और कंपनी का मैनेजमेंट क्या कह रहा है इन चुनौतियों पर? अर्निंग्स कॉल में कुछ संकेत दिए हैं उन्होंने? हाँ, मैनेजमेंट ने माना है कि माहौल अनिश्चित है। कुछ क्लाइंट सावधानी बरत रहे हैं, कुछ फैसले टाल रहे हैं। लेकिन फिर भी ग्रोथ का लक्ष्य तो होगा। बिल्कुल, उनका लक्ष्य है कि FY26 में ग्रोथ FY25 से बेहतर हो। वो मार्जिन को 15-16% के दायरे में रखने पर फोकस कर रहे हैं। कैसे? लागत प्रबंधन और यूटिलाइजेशन सुधार कर, मतलब कर्मचारियों का बेहतर इस्तेमाल करके। और एट्रिशन? लोग नौकरी छोड़ तो नहीं रहे ज्यादा? नहीं, वो एक अच्छी खबर है। एट्रिशन रेट यानी कर्मचारियों के कंपनी छोड़ने की दर घटकर 9.9% पर आ गई है। ये तो काफी कम है आजकल के हिसाब से। हाँ, हाल के सालों में ये सबसे कम है। ये स्थिरता का संकेत है। तो कुल मिलाकर देखें, एक तरफ AI पर फोकस, मजबूत ऑर्डर बुक, कम एट्रिशन रेट, हाँ, ये सब पॉजिटिव हैं। लेकिन दूसरी तरफ हाईटेक में सुस्ती, मैक्रो अनिश्चितता और एनालिस्ट के टारगेट प्राइस में भी काफी अंतर। सही, चुनौतियां भी हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है सोचने के लिए, क्या ज़ेनसार का ये जो रणनीतिक फोकस है, खासकर AI और क्लाइंट माइनिंग पर, वो इन बाहरी दबावों का सामना करने के लिए काफी होगा? क्या ये स्ट्रैटेजी चलेगी, खासकर जब एनालिस्ट भी पूरी तरह एकमत नहीं है? ये वाकई बड़ा सवाल है। इस पर नजर रखनी होगी।